नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल जगत की तमाम खबरें और उन खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ होते हैं खेल विशेषज्ञ। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने इतिहास रचते हुए ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड का स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 मुकाबले में 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई। आज से वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत और फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब लियोन ने महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीता। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर, भारत ने इतिहास रचते हुए कल रात ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड का स्वर्ण पदक देश के नाम किया है। इस प्रतियोगिता में भारत और रूस संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं। कल रात इंटरनेट संपर्क बाधित होने के कारण फाइनल मैच नहीं हो सका। सर्वर में खराबी के कारण फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ियों निहाल सरीन और दिव्या देशमुख का समय समाप्त हो जाने के बाद पहले रूस को विजेता घोषित कर दिया गया था। भारत ने इस विवादास्पद निर्णय पर अपील की। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अध्यक्ष अर्कडी दर्वगोविच ने दोनों टीमों को स्वर्ण पदक देने का फैसला किया। पहली बार फिडे ने ओलंपियाड को ऑनलाइन प्रारूप में आयोजित किया। भारत पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचा था। प्रतियोगिता में पहला मैच 3-3 के स्कोर पर खत्म हुआ। फिर सभी 6 मैच ड्रॉ रहे थे। भारत की हम्पी और रूस की कैटरीना लागुओ का मैच शानदार रहा। हालांकि 41वीं चाल पर हम्पी जीत का मौका गंवा बैठी और गेम ड्रॉ रहा। बाकी के गेम भी ड्रॉ रहे। दूसरे मैच में भारत ने हरिकृष्णा और प्रागानंदन की जगह पर विश्वनाथन आनंद और निहाल सरीन को उतारा। वहीं रूस ने 3 बदलाव किए। डेनिल डुबो, आंद्रोस्पेंको, एलेक्ड्रा गोरियाचकिना, सारना अर्टिमेव और लागो को उतारा। दूसरे मैच में पहला गेम विदित गुजराती और डुबो के बीच था, जिसका परिणाम ड्रॉ रहा। इसके बाद हरिका और आनंद ने भी ड्रॉ खेला। भारत ने इससे पहले ओलंपियाड में 2014 में कांस्य पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि खिलाड़ियों का कठिन परिश्रम और समर्पण सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सफलता निश्चित रूप से अन्य शतरंज खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी। श्री मोदी ने रूसी टीम को भी बधाई दी है। इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। भारतीय शतरंज महासंघ के महासचिव भरत सिंह चौहान ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारत के पूरे शतरंज समुदाय को इन खिलाड़ियों पर गर्व है, जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि से देश का नाम रोशन किया है। मलय, इतनी बड़ी जीत है और एक इतिहास रचा है भारतीय शतरंज टीम ने, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह से सांसें थम गई थीं थोड़ी देर के लिए, ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ गंवा चुके हैं हम, क्योंकि जो नियम है वो ये कहता है कि जब अगर कोई सर्वर फेलियर होता है, अगर आपके ब्लैंक होती है स्क्रीन, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर देखा जाएगा, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब ऐसा हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि जो गड़बड़ी हुई थी वो हमारे एंड से नहीं हुई थी, उनके एंड से हुई थी, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए इसमें, कैसे इसके आगे बढ़ा जाए। तो उस वक्त एक बड़ी समस्या ये हुई कि तभी वो जिसको कहते हैं ना स्पर ऑफ द मोमेंट से, बिल्कुल एकदम उसी वक्त ये ऐसा दिमाग में आया लोगों के कि हमें एक अपील करनी चाहिए कि इसमें ये बहुत गलत हो जाएगा, और वो अपील मान ली गई और इस तरह से स्वर्ण पदक भारत को मिला। जॉइंट विनर्स डिक्लेयर किए गए, तो ये बहुत बड़ी बात हुई। और बहुत ही इसमें इस टूर्नामेंट की जो खासियत थी, जो अगर आप पूछें जिस तरह से आपने पूछा है और जो आपने अभी तक बयां किया है, मैं एक बात बताऊं कि खासकर जो युवा खिलाड़ी थे उनको जिस प्रकार से आगे लाकर मौका दिया विश्वनाथन आनंद जैसे महान खिलाड़ी ने, तो इससे न सिर्फ युवाओं का मनोबल बढ़ा, बल्कि भारत की टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है उसका भी एक अंदाजा लगा। और ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब आप इतने बड़े चैंपियनशिप के फाइनल में खेल रहे होते हैं, तो ये उस वक्त ये तय करना कि यंगर प्लेयर्स जो हैं, आपके युवा खिलाड़ी हैं, उनको आप आगे भेजेंगे। जैसे आनंद ने विदित गुजराती से कहा कि आप पहला राउंड ओपन कीजिए,
तो ये बहुत बड़ी बात थी। और वो यान नेपोमुनिया चिट्ठी जो उनके खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ थे, उसके बाद उन्होंने हरिकृष्णा को एक गेम दिया। तो इस प्रकार से जो नए खिलाड़ियों को सामने लाया, और कई बार ये लोग जूनियर्स को ओवरलुक कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इससे शतरंज को आगे भारत के लिए, जो अगर देखें आप भारत के आने वाले समय में भविष्य में शतरंज के लिए बहुत अच्छा संकेत है, बहुत शुभ संकेत है सिद्धार्थ। और मलय, जैसा कि इस बार जो है हम एक तरह से कह सकते हैं जो ऑनलाइन शतरंज है एक प्रारूप में बदलाव किया गया है, तो खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ी ये चुनौती रही होगी कि ऑनलाइन शतरंज खेलना है इस तरह से इतने टेक्नोलॉजिकल माहौल में, इट इज मोर ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसके साथ जो प्रैक्टिस उन्होंने की होगी दर्शकों की गैर मौजूदगी में, कई तरह के एक नया अनुभव इस मैच के दौरान किया होगा उन्होंने। देखिए, ये तो ओलंपियाड का गोल्ड मेडल हाथ से फिसल रहा था जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी, जब आप टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल फूल प्रूफ टेक्नोलॉजी हो, वो चलेगी ही, उसमें कोई अड़चन आएगी ही नहीं। और जो मैंने आपको बयां की उस समय की दिल की धड़कन की दास्तान लोगों की, वो यही बताती थी। जहां तक दर्शकों का सवाल है, तो दर्शकों का शतरंज में मौजूदगी जो उनकी होती है वो दूर से होती है, जैसा आपको पता है, क्योंकि खिलाड़ियों का जो कंसंट्रेशन है, उनकी एकाग्रता भंग होती है। और यहां अगर आप देखें तो 92,000 मतलब 92,000 लोग भारत से उस समय ऑनलाइन थे, ये मुकाबला देख रहे थे। जी, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि लगभग 1 लाख लोग आपके अपने देश के आपको देख रहे हों, आप स्वर्ण पदक लेने की कगार पर हों, और उसके बाद तक टेक्नोलॉजी ये सिद्ध करती है कि सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम हमारी तरह नहीं चल सकते। तो इस तरह की जो बात हुई, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से इससे ना शतरंज को आने वाले दिनों में एक बहुत ही मजबूत स्थिति में लाकर भारत के खिलाड़ियों ने खड़ा किया है। और एक तरह से देखा जाए तो जो मेडल हाथ से जा चुका था वो वापस आया मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से जितनी प्रशंसा की जाए जो शतरंज के हमारे यहाँ की, जिनको आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़े खिलाड़ी पैदा हुए हैं, विश्वनाथन आनंद और उनके साथियों की, कम होगी। बिल्कुल मलय, वो जीत का जो रोमांच होता है वो आपकी आवाज में आपने जिस तरह से बयां किया, क्योंकि जब हम देश के लिए स्वर्ण देखते हैं, एकदम हम करीब होते हैं, तो उस समय का जो रोमांच होता है वो वास्तव में जो है एकदम बहुत बड़ी चीज होती है, देश के लिए होती है। तो ये बड़ा दिन रहा कहीं ना कहीं देश के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं क्रिकेट की। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मुकाबले में 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। कप्तान इयोन मोर्गन ने 66 और डेविड मलान ने नाबाद 54 रन की शानदार पारी खेली, और उनके बीच 112 रन की साझेदारी के दम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद हफीज की 36 गेंदों में 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 69 रन और कप्तान बाबर आजम की 44 गेंदों में 7 चौके के सहारे 56 रन की पारी की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन का मजबूत स्कोर बनाया। लेकिन इंग्लैंड ने मोर्गन और मलान के अर्धशतकों के दम पर 19 ओवर और 1 गेंद में 5 विकेट पर 199 रन बनाकर यह मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया। मोर्गन को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने मजबूत शुरुआत की और बाबर तथा फकर जमान के बीच पहले विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी हुई। इंग्लैंड को पहली सफलता आदिल राशिद ने टॉम बेंटन के हाथों जमान को कैच कराकर दिलाई। जमान ने 22 गेंदों में 36 रन बनाए। पहला झटका लगने के बाद बाबर ने हफीज के साथ पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए टीम की ठोस शुरुआत को मजबूती दी। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी हुई। बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो रही पाकिस्तान टीम को एक बार फिर राशिद ने बाबर को आउट का झटका दिया और हफीज के साथ उनकी साझेदारी का अंत किया। पाकिस्तान की पारी में शोएब मलिक ने 14 रन का योगदान दिया, जबकि इफ्तिकार अहमद 8 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड की तरफ से राशिद ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट और क्रिस जॉर्डन तथा टॉम करेन को एक विकेट मिला। इंग्लैंड की ओर से मॉर्गन ने 33 गेंदों में 66 रन, जबकि मलान ने 36 गेंदों में नाबाद 54 रन की पारी खेली। और ये जो मैच कल का रहा जिस तरीके से मिले, और दोबारा से इंग्लैंड ने जैसे कि टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड हावी रहा, और उसके बाद टी20 मैच में हम देखें तो भी इंग्लैंड का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी रहा। हालांकि पाकिस्तान ने शुरुआत जबरदस्त की थी, लेकिन शायद कल का दिन इंग्लैंड का था। देखिए, परंपरागत रूप से पाकिस्तान को पाकिस्तानी
जो गेंदबाज हैं वो जीत दिलाते हैं। यहां पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, रन बटोरे थे, लेकिन गेंदबाज बिल्कुल नहीं चल पाए। और कौन जानता था कि मॉर्गन, जिसके बारे में कहा जाता था कि विश्व कप जीतने के बाद अब वो अपना संन्यास लेंगे, अपने बूट्स टांग देंगे, वो इस तरह के रंग में नजर आएंगे। अगर आप देखें पिछली 4 पारियां, उनकी पारियां 4 अगर पिछली, तो अर्धशतक चारों में उन्होंने बनाए हैं और 33 गेंदों में 66 रन, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इतना शानदार खेला उन्होंने, और जिस तरह से दाविद मलान ने उनका साथ दिया वो भी काबिल तारीफ है। क्योंकि देखिए, जब आउट हो गए और मलान वहां थे तो ऐसा लग रहा था कि अब ऐसे में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मोइन चला पाएंगे, आगे जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया खेल का उन्होंने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह से उनके गेंदबाजों की धुनाई हो गई, इफ्तिखा की, अफरीदी की धुनाई हुई, एक ओवर में 20-20 रन दिए, तो शोएब अख्तर जो कि बहुत ही अपनी वाचाल हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बोलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज कहा है कि ऐसा लगता था कि कप्तान को देखकर, बाबर आजम को देखकर ऐसा लगा जैसे कि गैया खुली छोड़ दी गई हो, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि हमें किधर जाएं, भटकी हुई गाय। बिल्कुल, भटकी हुई गाय की तरफ। जब आप एक बड़ा स्कोर की तरफ अग्रसर होते हो, बड़ा स्कोर बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि शायद हम जीत की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब आपका अपोनेंट आपसे कहीं बेहतर खेलता है और इस तरह से आपके गेंदबाजों की धुनाई करता है, तो उसके बाद आपको लगता है कि कहीं हम धरातल पर आ गए हैं। धरातल पर आने की बात लगे भी तो कंधे झुकने नहीं चाहिए। जो इंजमामुल हक ने कहा है मिसबाह के बारे में कि मिसबाह साहब वहां बैठे हुए, टीम का हौसला बढ़ाने के लिए गए हुए हैं, आप चयनकर्ता भी हैं और आप अपना सर पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं जैसे आप मातम मना रहे हो, अभी खेल चल ही रहा है। तो इससे भी खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है। बिल्कुल, मानसिक दबाव रहता है। मानसिक दबाव। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम ने कहीं बेहतर खेल का प्रदर्शन किया और अब जो मुकाबला मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड पर दोबारा होना है, एक अंतिम मैच जो होना है, उसमें पाकिस्तान को अपनी जो बची खुची इज्जत है उसको बचाए रखने के लिए मुहिम करनी होगी बहुत तेज, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इंग्लैंड की टीम कर रही है और पूरी तरह से वो मोटिवेटेड है। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि अगर वो अपने दमखम दिखाना चाहता है। और इसके बाद अब बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट्स की ओर, बात करते हैं टेनिस की। आज से वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत न्यूयॉर्क में हो रही है। इस बार कोरोना के कारण बहुत सारे नामचीन खिलाड़ियों ने दर्शकों की गैर मौजूदगी में होने वाले इस ग्रैंड स्लैम से अपना नाम वापस ले लिया है। इनमें पुरुष वर्ग के गत चैंपियन राफेल नडाल और महिला वर्ग की विजेता बियांका एंड्रेस्कू भी शामिल हैं, जो इस बार अपनी चुनौती नहीं पेश करेंगे। इतिहास में ये तीसरा मौका होगा जब दोनों वर्गों के गत चैंपियन इसमें नहीं खेलेंगे। इससे पहले 2002 में गत चैंपियन सेरेना विलियम्स और पीट सम्प्रास खिताब का बचाव करने नहीं उतरे थे। हालांकि सम्प्रास ये ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद फिर कभी कोर्ट पर नहीं उतरे। उन्होंने इसके 1 साल बाद संन्यास ले लिया था। सेरेना इसके बाद 4 बार यहां चैंपियन बनी और इस बार रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम के लिए फिर से मैदान में उतरेंगी। इसी तरह 1970 में गत विजेता ऑस्ट्रेलिया के केन रॉसवॉल और मार्गरेट कोर्ट पर नहीं खेले। कोरोना वायरस के कारण फ्लशिंग मेडोज में शुरू होने वाले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की चमक काफी फीकी होगी। पुरुष वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थीम, डेनिल मेदवेदेव, अलेक्जेंडर ज्वेरेव और एंडी मरे, जबकि महिला वर्ग में सेरेना विलियम्स, कैरोलिना प्लिस्कोवा, नाओमी ओसाका, पेत्रा क्वितोवा और मेडिसन कीज आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। और जहां तक आज के मुकाबले की बात है तो टूर्नामेंट मैच पुरुष सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला बोस्निया हर्सेगोविना के दामियर जुमहुर से होगा और एक अन्य मुकाबले में साउथ अफ्रीका के केविन एंडरसन का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। और पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी ओपन पर लगी हुई हैं और मैं इसको आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? देखिए, 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद जी ग्रैंड स्लैम होने जा रहा है और कहाँ होने जा रहा है? उस शहर में जहां कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा है, सबसे ज्यादा रहा है। और ये जो सोमवार को जो आज मतलब हमारे हिसाब से जो आज रात शुरुआत होने वाली है, ये कई मायनों में अपने ढंग का एक अकेला यूएस ओपन होगा जहां पे कोई सिंगल्स डिफेंडिंग चैंपियन नहीं होगा, जो बात आपने की, जहां कोई फैन नहीं होगा,
जहां कोई मिक्स डबल्स की प्रतियोगिता नहीं होगी, जो कि महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है खासकर भारत के नजरिए से, और कई सारे प्रतिबंध हैं। अभी मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि रोहन बोपन्ना से किसी ने पूछा, वो वहां पहुंचे हुए हैं डबल्स खेलने के लिए, कि भाई अभी आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बोले साहब क्या लगेगा, कैसा लगेगा, हम तो वो बायो बबल के अंदर बंद हैं, हम तो गाड़ी की पार्किंग तक भी नहीं जा सकते, हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, हम वहां भी नहीं जा सकते। तो इस तरह के प्रतिबंधों के बीच ये हो रहा है। और जब फ्रेंच ओपन को पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, उसके बाद विंबलडन को स्थगित कर दिया गया, तो अब जो अमेरिकन टेनिस एसोसिएशन, यूएस टेनिस एसोसिएशन जो प्रतियोगिता का आयोजन करती है, टिकट की बिक्री से जो पैसे आते हैं वो नहीं आए, बड़ी समस्याएं थी, तो उन्होंने हिम्मत करके ये कहा कि हम इसको कराएंगे। लेकिन अगर आप देखें कि जो दुनिया के नामी गिरामी 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनमें से 2 नहीं खेलेंगे। नोवाक जोकोविच के लिए इसीलिए कह सकते हैं कि एक स्ट्रांग चांस बनता है, एक बहुत मजबूत परिस्थिति उनके लिए है, एक अच्छा मौका उनके लिए है, और वो उनके लिए ये मौका है कि वो जो अपना उनका रिकॉर्ड है उसको 18 ग्रैंड स्लैम की जीत तक वो उसको पहुंचा सकें। सेरेना विलियम्स अपना शुरुआत जब अपनी करेंगी तो उनकी भी रिकॉर्ड जो बनाने की एक ताकत है उसका वो वहां मुजाहिरा करेंगी। 24 में सिंगल्स ट्रायम्फ के लिए आगे आएंगी। और उस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये कुछ अजीबोगरीब ग्रैंड स्लैम होगा, जिसमें अगर आप देखें WTA के जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं उनमें से 6 हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो क्या इसकी चमक कम हो जाएगी? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त देगा कि चमक कितनी रहेगी। मगर मैं एक बात और कहूंगा कि खिलाड़ियों की हिम्मत बटोरकर यहां पर लड़ने की जो एक मनसा है, जो एक उनका जीवट है जो सामने आया है, जबकि पैंडेमिक ये जो वैश्विक हमारी ये महामारी है वो इतनी बुरी हालत में अभी भी सब देशों को पछाड़े हुए है, तो ऐसे में बहुत ही कड़ी क्वारंटीन के नियम हैं और उनमें अच्छा प्रदर्शन बहुत अच्छी बात होगी, टेनिस के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, टेनिस के लिए अच्छा होगा और एक बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट जिस पर हम रोज स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपको अपडेट देते रहेंगे, वहां पे क्या कुछ चल रहा है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं फुटबॉल की। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब लियोन ने महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। यूरोप में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए सैन सेबेस्टियन में खेले गए फाइनल में लियोन ने वोल्फ्सबर्ग को 3-1 से हराकर लगातार 5वीं बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीता। लियोन ने रिकॉर्ड 7वां खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। वोल्फ्सबर्ग भी अपने तीसरे खिताब की कवायद में था। उसकी तरफ से एकमात्र गोल एलेक्स पोप ने किया। वोल्फ्सबर्ग ने इससे 2013 और 2014 में खिताब जीते थे। वोल्फ्सबर्ग को इससे पहले 2016 और 2018 में भी फाइनल में लियोन से हार का सामना करना पड़ा था। जी देखिए, महिला फुटबॉल एक नए स्वरूप में दुनिया भर में सामने आ रहा है और यूरोप की टीमें तो पहले से खेल रही हैं और लियोन की टीम भी इसमें बहुत अच्छा कर रही है और करती रही है। मगर फिर वही बात है कि कोविड से जो मनोवैज्ञानिक दबाव खेल और खिलाड़ियों पर पड़ा है, जो खेल के मैदान खाली हो चुके थे, लगता ही नहीं था कि दोबारा खेल शुरू हो पाएगा, उसमें हिम्मत जुटाकर खेल शुरू हुए हैं। हालांकि दर्शक अभी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इससे ये पता चलता है कि महिला फुटबॉल को अभी दुनिया में किस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए प्रश्रय दिया जा रहा है। जी, और बात करते हैं गोल्फ की। स्पेन के गोल्फर जॉन रैम ने BMW गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। कल एक रोमांचक प्लेऑफ में डस्टिन जॉनसन को हराकर जॉन रैम ने BMW गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता, जबकि दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स ने 10 साल बाद सभी 4 दौर में ओवर पार का स्कोर किया। ये 2010 में ब्रिजस्टोन गोल्फ टूर्नामेंट के बाद पहला अवसर है जबकि वुड्स ने सभी 4 दौर में ओवर पार का स्कोर किया। वो कुल 11 ओवर के साथ संयुक्त 91वें स्थान पर रहे। और चलते चलते बात कर लेते हैं ओलंपिक मशाल की। ओलंपिक मशाल को 1 महीने पहले टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में प्रज्वलित किया जाना था, लेकिन अब उसे इससे कुछ कदम दूरी पर स्थित एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। ओलंपिक मशाल मार्च में यूनान से जापान पहुंची थी, लेकिन इसे आम लोगों के लिए प्रदर्शित नहीं किया गया था क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण ओलंपिक को अगले साल तक स्थगित कर दिया गया था। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, तमाम खेल खबरों पर आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।